Hello guys, how are you? हेलो राघव, कैसे हो भाई? सो गाइस, जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में पोस्ट किया था कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट जिन्होंने टीवी, फिल्मों, हर जगह अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। आ, वो आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, वन एंड ओनली ऋचा दीक्षित। आई एम गुड राघव, हाउ आर यू? सो गाइज, आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो आप लोग यहाँ भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि ऋचा जी आपके सवालों का जवाब दें। और अब मैं ऋचा जी को रिक्वेस्ट भेजने जा रहा हूँ। हेलो। हाय ऋचा, हाउ आर यू? हाय। आई एम फाइन, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह और शिट। और बताइए, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो पाई। काफी टाइम जी लगा जी जी। मुलाकात करने में। हाँ जी, आप शूटिंग्स में काफ़ी बिजी थी। हाँ, ऐसा ही कुछ शूटिंग में बिजी थे और उधर टाइम भी था तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो इधर हम्म। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, मे भी नहीं हो रहा होगा। हाँ, नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मुंबई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्टेट्स में जब मैं लाइव सेशन करता हूँ किसी भी आर्टिस्ट के साथ, थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, बट फाइनली हम हम्म। मिल गए। फाइनली, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड रिचा, सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज आई लव योर सॉन्ग गुलरी के फुलवा। मुझे भी आई बहुत लव पसंद दिस है, सॉन्ग। बहुत पसंद है और वो बहुत ही हाँ टच जी, सॉन्ग है, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है। बिल्कुल। के शब्द उसके जो कल्पना जी ने गाया है वो तो बहुत ही औसम है। बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को जान के कि आपको हमारे इंडस्ट्री के सिंगर्स के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज है। आपको मतलब थोड़ा बहुत तो पता ही है, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, जो बहुत जी, ही टॉप में है उनके बारे में तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुराने हो सो चुके। जी, हमारे साथ राघव जी मनमोहन, जुड़ एक चुके सेकेंड। हैं। मनमोहन जी के सेठ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मनमोहन जी। हाँ जी, बोलिए। सो ऋचा जी, हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ। आ, सो ऋचा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कानपुर से मुंबई तक का सफर कैसा रहा, कितना संघर्ष रहा, और कितनी क्या खास बात रही इस सफर में जो ऋचा दीक्षित को ऋचा दीक्षित बना गई? इस बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है। आ, एक्चुअली फिर भी मुझे, शॉर्ट में। मेरा कोई इरादा नहीं था इस इंडस्ट्री में आने का, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं एक्टर मतलब एक्टिंग करूंगी, कुछ भी नहीं सोचा था। हम्म। मुझे सिंगिंग करनी थी और मैं अच्छा खासा अपने सिंगिंग में दिमाग लगा रही थी। मैं पीएचडी करना चाह रही थी म्यूजिक से, ओह। और मैं इसीलिए लखनऊ गई थी पढ़ने। हम्म। और पर मैंने दो जगह फॉर्म डाले थे, एक अपना ड्रामा स्कूल में डाला था और एक अपना जी सिंगिंग में डाला था। जी। और अपना यूपी में तो होता है ना कि लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई तो शादी वादी जल्दी कर दो, अपने घर पे जाओ, अच्छे से रहो, इधर से जाओ। वो चीज हमारे बिल्कुल। घर में प्रोसेस शुरू हो चुका था। अब ओके। मुझे था कि मेरे को जल्दी से घर से बाहर निकलना ही, शादी वादी नहीं करनी है, और मैं मना जी कर जी नहीं जी। सकती क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ कि बड़े लोगों की बात माननी है। हम्म। तो अचानक से मेरा सिलेक्शन दोनों में हुआ, संगीत में भी हुआ, उस कॉलेज में भी हुआ, ड्रामा में भी हुआ। लेकिन ड्रामा का एंट्रेंस पहले आ गया, मतलब आपकी ज्वाइनिंग आपको ओके पहले हो गई। तो मुझे ओके ओके। वो मौका, मैंने कहा घर से ही निकलना है, बस निकलो किसी तरह बाहर। जी जी तो जी। बस ऐसे मैं ड्रामा स्कूल पहुंच गई, मैंने वहाँ 2 साल अपनी पढ़ाई की। फिर वहाँ पे जो फैकल्टीज आती थी तो उन लोगों से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी ऑडिशंस की, और कैसे क्या है। तो वैसे धीरे 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 करके मैं यहाँ आ गई और फैमिली ने तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जी जी जी। ऋचा जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स भी किए हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट फिल्मों के अलावा आपने बहुत बड़े बड़े सीरियल्स भी किए हैं हिंदी टीवी इंडस्ट्री में। क्या डिफरेंस है टीवी में और फिल्म्स में? डिफरेंस तो बहुत है, फिल्मों में थोड़ा सा क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, हम्म। आप खेल सकते हो उसमें।
सीरियल में हमें सीरियल का हमारा जो किरदार होता है वो फिक्स होता है, तो हम अब थोड़ा बहुत उसमें अपना ऐड कर सकते हैं अगर फ्रीडम है तो, अगर नहीं है तो नहीं कर हम्म। सकते। जी और जी। अगर हम एक सीरियल कर रहे हैं, अगर मुझे उसमें कोई कैरेक्टर मिला तो जब तक वो सीरियल रहेगा तब तक मुझे एक ही कैरेक्टर करना है। और अब जी उस जी। साल में अगर हम 10 फिल्में करते हैं या 12 फिल्में करते हैं तो हमें अलग अलग चीजें करने को मिल जाती हैं, तो ये फर्क है। हम्म। आ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी फर्स्ट फिल्म नचनिया रही। हाँ करेक्ट, नचनिया। हाँ जी। हाँ सो नचनिया एक बहुत ही खास मुद्दे पे बनाई हुई फिल्म थी। हाँ। और जो नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट चलता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, उससे बिल्कुल हटके था। नचनिया जो फिल्म था, उसका कॉन्सेप्ट, कुछ खास बातें जो आपको अट्रैक्ट कर गई नचनिया फिल्म के बारे में। नचनिया में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरी पहली हम्म। फिल्म थी, बॉम्बे आने के बाद जो मुझे प्रोजेक्ट मिला वो भोजपुरी का मिला। और जी बहुत डर था। लोग की एक धारणा है कि अगर आपने भोजपुरी कर लिया तो फिर आपको टीवी में या कहीं और काम नहीं मिलेगा। जी। बी ग्रेड की फिल्में होती, सी ग्रेड की फिल्में होती, तो बहुत डर हम्म। था। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था कि जी जी। पहली बात तो मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क आया ही नहीं। मैं सिर्फ सीख ही रही थी, सिर्फ देख ही रही जी थी। जी। और जी मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज होती है सीखने के लिए। तो मैं जी। सिर्फ जी ऑब्जर्व कर रही थी, मेरे को कोई फर्क कुछ कुछ समझ नहीं आया कि क्या फर्क है। फर्क तो आप समझ में आता है जी। कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस टाइम तो सभी अच्छा लगता है क्योंकि हम नए नए आए हुए थे, हमें कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये सो रिचा जी, शशि त्रिपाठी जी का हेलो आया है। ही इज अ टिकटॉक फेम स्टार। हाय शशि। सो रिचा जी, आपने मेहंदी लगा के रखना टू, जो कि मेरे लिए तो आपके लाइफ की सबसे खास फिल्म होगी, ऑफ क्योंकि कोर्स। आपने उसमें एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था। क्या कुछ खास ट्रेनिंग रहा उस फिल्म को करने से पहले, उस रोल को जानने के बारे में? बहुत बहुत रहा है। सबसे पहले तो हमारे जो डायरेक्टर है मंजू सर, वो तो बहुत ज्यादा खेलते हैं स्क्रिप्ट में और जी इमोशंस जी को जी। बहुत पकड़ के रखते हैं। उन्हें जो शॉट जी चाहिए वो बिना लिए मांगते नहीं है। अभी जी। आर्टिस्ट एकदम ही नल्ला हो तो वो वहां जोड़ लेते हैं कि भाई नहीं निकल सकता, बिल्कुल लेकिन अगर उन्हें लग बिल्कुल। रहा है कि वो निकाल देगा या निकाल देगी तो फिर वो पीछे नहीं हटते। तो जी। सबसे पहले तो मुझे मटका बनाने में बहुत टाइम लगा सीखने में। वो जो मैं मटका बनाती हूँ, मुझे सच में ओके ओके। मटका बनाने के लिए मुझे आनंद जी, अच्छा। हमारे जो आनंद जी सर हैं जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे 10-15 दिन पहले बुला लिया था और मैं वहाँ पे मटका बनाना सीख रही थी। हम्म। और अंधे बन के वो थोड़ा बहुत वॉक करना वो मेरे लिए था। और कैसे मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे थे कि कैसे अंधी बनूं, आंखें टेढ़ी करूं, मुंह बनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे थे। हम लोग रात रात बैठ कर इस ग्रुप में बात करते थे कैसे करना है कैसे करना है। फिर फाइनली हम सब बैठ के एक डिसीजन निकाले जो आप सबको फिल्म में दिखता है। तो ये मटकी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। आ, और हाँ, हमें ये भी पता चला है कि जो उस फिल्म का मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत ही खास सॉन्ग जो गुलरी के फुलवा था, उसमें आपकी आंखों में चोट लग गई थी। हाँ मेरे भी लगी थी और चिंटू जी को भी लगी थी। वो ओके। आग का शॉट था। ऐसे आग हम्म। निकल रही थी, वो मेरी साड़ी में आग लग जाती है। तो वो आग कुछ तो उन्होंने उसमें डाला था जिससे कपड़ा गलने लगता है और ऐसे चू रहा हम्म। था। तो वो जब ऐसे चिंटू जी ने फेंका तो वो ऐसे नीचे गिरा और उनकी भी आंख में गया और मेरे भी शरीर में और बाल वाल में गिरा। और मेरे बाल तो लंबे थे, अगर एक बार भी छू जाता तो मैं तो टकली हो जाती। मैं तो ऐसे चिल्ला मिल्ला दी। और मेरी साड़ी जी। के अंदर भी आग लग गई थी। मतलब हम एक वो शॉट था और एक और शॉट था कि मैं ऐसे लकड़ी लगा रही हूँ आग में, वो जो मटके पकाने जी। वाला था। तो उसकी चिंगारी पता नहीं कैसे मेरी साड़ी में अंदर लग गई। तो मेरे पैरों में कुछ तो मुझे लगा कि कुछ जल रहा है ऐसा। तो मैं वहीं उछलने कूदने लग गई। क्या हुआ क्या हुआ। तब पता चला कि भाई आग लग गई। फिर थोड़ी देर शॉट रुका, फिर ठीक ठाक हुआ, फिर जाके हुआ शूटिंग। सो रिचा जी, आप कानपुर से हैं, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जो कानपुर सिटी है। अब वहाँ का एक खास अंदाज है, वहाँ के लोगों का, वहाँ के बात करने के तरीके का। क्या मतलब आप मिस करती हैं बॉम्बे में रहते हुए कानपुर के बारे में? कानपुर में जैसे ही मैं एयरपोर्ट से उतरती हूँ ना, या लखनऊ से कानपुर आ रही हूँ या कानपुर एयरपोर्ट चल रहा है तो मैं उधर से आ रही हूँ, तो सबसे पहले वहाँ के लोगों में जैसे आप मेन रोड में आओगे एयरपोर्ट क्रॉस करके, सबसे पहले तो सबके मुंह में गुटखा रहेगा। अच्छा। सब दुकान में खड़े होके एकदम और गुरु क्या चल रहा है और बताओ, मतलब
हाथ में गुटखा, और फ्री, मतलब जिसको बोलते हैं ना किसी के जीवन में कोई टेंशन नहीं है, हम्म। पास कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये जीवन है, कोई टेंशन ओके। नहीं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, गुटखा नुकसान करे, कैंसर हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, 2 मिनट की जी जिंदगी, जी मतलब जी। वो पहला तो वो लगता है। हम्म। तो बहुत सारी चीजें वहाँ फेमस। बिल्कुल। ऑफ कोर्स इंसान का जहाँ बचपन बीतता है वो जगह तो सबसे खूबसूरत होती है उसके लिए। सो ऋचा जी, कुछ न्यूज आया था कि 2016 में आपके घर में चोरी वोरी हो गई थी और आप लोग बहुत टेंशन में चले गए थे। कैसे हैंडल हुआ वो सब, क्या आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ, एक्चुअली वो कुछ सीन था, हम लोग घर पे गए थे, और मैं बहुत टाइम बाद घर गई थी, मतलब मुंबई आ चुकी थी मैं। तो मेरे भैया कोटा में रहते थे, तो ऐसे प्लान हुआ कि मैं भैया से मिल नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी मैं घर जाती थी तो भैया कोटा में, मैं यहाँ। तो प्लान हुआ कि चलो कोटा चलते हैं। तो हम सब ने पूरा फैमिली ट्रिप बनाया और हम लोग कोटा चले आए। और वहां पे जी मुझे चोरी हो गई, क्या हो गया, हम लोगों को 3-4 दिन बाद घर से किसी मोहल्ले पड़ोस का फोन आता है कि, और फोन मैंने ही रिसीव किया, कि मेरा, बोले कि ये तुम्हारे घर में चोरी वोरी हो गई है, और मम्मी को बताना नहीं, थोड़ा धीरे से हैंडल करना। तो मेरा घर थोड़ा खुला है, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंट, ओके। तो मुझे लगा ठीक है, जो बाहर का सामान होगा वही चोरी हुआ होगा, मतलब लाइक अपना वॉशिंग मशीन बाहर थी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पानी की मशीन बाहर थी, ये टूटा फूटा होगा, या मोटर चुरा ले गए होंगे, क्या कबाड़ी वाले क्या चुरा के ले जाएंगे, मुझे वो, जी। वैसे भी चोरी हो सकती है जो हम टीवी में लोगों के घर पे देखते थे। हम्म। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार कैसे, फिर वो आंटी जिनको फोन आया वो बोलती नहीं नहीं बिट्टू, इतना रिलैक्स नहीं। मैंने तो, मैंने तुरंत में कमरे से बाहर गई, मैंने पूछा भाभी से, वो आंटी से, कि क्या सारे कमरे के ताले टूट गए? तो उन्होंने बोला ताले टूट गए, अलमारी टूट गई, अलमारी का सामान सब बाहर पड़ा है, कुछ नहीं है, डब्बे सारे खाली हैं। फिर वो सिनेरियो तो बहुत ही अलग था। बिल्कुल बिल्कुल। पापा को मैंने बताया, मम्मी बेहोश हो गई वहाँ ऑन द स्पॉट कोटा में, भाभी बेहोश हो गई, सबको वहाँ पे ठीक भी किया, फिर हम लोग ऑन द स्पॉट 4 व्हीलर से हम लोग कोटा आए, कानपुर आए। और आज तक चोरी का पता नहीं चला कि किसने चोरी की, कैसे हुआ। और लोग कह रहे हैं कि 2 दिन पहले चोरी हो चुकी थी, मतलब 24 घंटा हो चुका है चोरी का। जी जी जी। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ कि किसने किया, या बाहरी आया, या मेरे परिवार का ही था, कुछ क्लियर नहीं हुआ। और फिर धीरे धीरे कहते आ हैं, बड़ा घाव भर देता है। हालांकि बिल्कुल। का जीवन तो वैसे ही उनके दिमाग में तो हमेशा रहता ही है कि, हम्म। होते पुराने लोग होते अपना पेट काट काट के अपने बहू बेटों के लिए हर चीज इकट्ठा करते हैं कि मेरे बच्चे, बिल्कुल तो उनके लिए वो अभी भी है। पर हम लोग को बिल्कुल। ठीक है यार, हमारा फैमिली अच्छा है, हम लोग 4-5 लोग जो है वो बेटर है। वो गया तो गया, फिर आ जाएगा वापस, थोड़ा टाइम लगेगा, आ बिल्कुल। जाएगा। तो ऐसे हो रहा है। सो ऋचा जी, आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं और जैसा कि अभी कुछ दिन क्या 2 दिन पहले आपके यूट्यूब पे एक बहुत ही इमोशनल वीडियो आया था। बहुत ही इमोशनल, आप रो पड़ी उस वीडियो में, किसी बूढ़ी माँ का दर्द व्यथा सुनाते वक्त। ये सब चीजें जो आजकल समाज में चल रही हैं, या फिर हम लोग एक होता है कि अपग्रेड हो रहे हैं लेकिन मेंटालिटी से हम एकदम लो ग्रेड होते जा रहे हैं। कुछ लोग तो उन वीडियोस को एंजॉय भी करते हैं, आपस में सर्कल में दिखा के एंजॉय भी करते हैं। कितनी बहुत परेशान करती हैं आई थिंक ये चीजें आपको। क्या सुधार की जरूरत है समाज में? मुझे लगता है सबको दिमाग, जिससे सबका दिमाग भ्रष्ट होता जा रहा है। सबसे पहले तो अगर मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं सबसे पहले सबको मेडिटेशन करवाऊँ। इन लोगों बिल्कुल को लॉक करके इनको 15-20 दिन घर से निकलने ही नहीं दो, सीधे मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, शांति से बैठो। जो करप्टिक घुस गया है ना, ये सिर्फ पैसा, और ये जो एक्चुअली सब कुछ पैसा, लोगों के दिमाग में ये हो गया कि सब कुछ पैसा ही है। पैसा ही है। पैसा दिमाग में घुसता है ना, तो फिर गंदी चीजें भी घुसती हैं। आप, बिल्कुल। मनुष्यता खत्म होती जाती है, तो लोगों के अंदर की वही चीजें हो रही है कि मनुष्यता खत्म हो रही है। सिर्फ पैसा, जी। नॉनवेज, लोगों को हर्ट करना। अभी एक लेटेस्ट, गाय को ऊपर से ऐसे लटका दिया था और नीचे गिरा दिया था। सोचो यार, अगर बिल्कुल ऊपर से लटका के ऊपर से छोड़ दिया जाए तो हमारी बैकबोन में कितना दर्द होगा। बिल्कुल। क्या वो गाय है, वो कुछ बोल नहीं सकती, तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
जी। ये पहले तो लोगों को मेडिटेशन मेरे मेरे हाथ में आएगा तो मैं तो सबको लॉक करके मेडिटेशन करवाऊंगी पहले। बिल्कुल, मेडिटेशन से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जहां हम अगर मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप को एज अ सेकंड पर्सन देखने लगते हैं, और पहले हम अपने आप को जज करते हैं, उसके बाद दूसरों को जज करते हैं। तो आई थिंक मेडिटेशन इज अ बेटर सोल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड। सो ऋचा जी, एक तरफ आप माँ लक्ष्मी का किरदार निभाती हैं और एक तरफ आप भूतनी का किरदार निभाती हैं। कितना ये जो आपकी कला में एक वर्सिटैलिटी है कि भूतनी का किरदार भी इतनी शिद्दत से निभाना कि लोग आपको आज भूतनी के नाम से भी जानते हैं, घूंघट में घोटाला की भूतनी। ऋचा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आई आवाज? हेलो। हाँ जी, अब आ गई। और एक तरफ आप सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी का किरदार निभाती हैं। कितना वर्क करना पड़ता है इन किरदारों को निभाने से पहले। एक्चुअली भूतनी वाला मेरे लिए ज्यादा टफ था। जी। तो अलग है। ज्यादा तो खौफ मंजू सर का रहता है, क्योंकि जी। हाँ, मतलब मंजू सर के साथ मेरी पहली फिल्म थी। और वो ऐसे थे कि मतलब मैं अगर कुछ कर रही हूँ, मेरा एक शॉट था, मैंने एक होता है ना आर्टिस्टिक सोचता है, अगर ये इतना सीन है तो मैं इसको ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगी। मैं शुरू कर रही हूँ, वो कट कर रहे हैं। मैं जैसे शुरू करी वो कट कर रहे हैं। अब मैं नई नई, मैं कुछ बोल नहीं सकती। अब मुझे, जी। अरे अरे करने तो दो यार, उसके बाद। अब वो जैसे ही मैं इसको ग्राफ बनाऊं, कट, क्या कर रही हो आप रिचा, क्या कर रही हो? अब मेरे को ऐसा लगे कि मैं क्या करूं, मुझे करने दो एक बार। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा सर ये मैं ग्राफ बढ़ा रही हूँ, अब मैं एकदम से कैसे बढ़ा दूं ग्राफ? एक होता ना एक, जी। मुझे हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर आता हूँ। तो वो मेरे अंदर डर डर रहता था। मैं कोई भी सीन करती थी, मुझे डर लगता रहता था कि कहीं फिर से वापस कट ना बोल दो। तो मैं इमोशंस में जाने में डरती थी कि यार मैं जाऊं और फिर कट हो जाए तो क्या होता है, एक बार आप कितनी बार आप इमोशंस से जाओगे? एक बार तो जी। आपका, फिर आप मैकेनिकल करने लग जाते हो। तो वो मेरे लिए ज्यादा टफ था। यहाँ पे पहले ही हम लोगों को सीन वीन समझा दिया जाता है, पहले ही सारी चीजें 10 बार मीटिंग हो चुकी होती है, तो आपके अंदर वो घुस जाती है लक्ष्मी माता। तो आप जी। जैसे जी। ऑटोमेटिक करते हो कि हाँ आगे ऐसा जी। होता ओके, सो ऋचा जी, आपने जैसा कि बताया कि आपने पहले म्यूजिक की ट्रेनिंग दी, है। हाँ। तो आपकी सुरीली आवाज में क्या आप एक सॉन्ग हमारे फैंस को सुना देंगी? मेरे रील छूटे हुए कम से कम 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। फिर भी फैंस के लिए एक छोटी सी 2 लाइन। बाद में सोचती हूँ मैं बताती क्यों हूँ? मुझे पता है। अरे यार, ये सब मत करो यार। बहुत बेसुरा गाएंगे सारे मेरे फ्रेंड जो। आप जैसा भी गाएंगी लोग भर भर के आपको प्यार देंगे, डोंट वरी। समझ रहे हो? आज मेरा गाती थी, नो डाउट मैं बहुत अच्छा गाती थी एक टाइम पे, मैं सच अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, पर नहीं गा पाती यार। ओके, ओके, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे अपने आर्टिस्ट को, आज के मेहमान को। सो जो फैंस की फरमाइश है आप अपने यूट्यूब के जरिए बाद में कभी फुर्सत में पूरी कीजिएगा। तो ऋचा जी, बहुत रुक रुक के आवाज आ रही है आपकी, आई थिंक। हेलो। हाँ, अब आ रही है। जब आप नजदीक आ रही है ना फोन के, तब आ रही है। कंफर्ट बैठने नहीं दे रहा है लाइव। हम्म। आ, सो ऋचा जी, जैसा कि लॉकडाउन में सभी आर्टिस्ट ने, बिकॉज दे आर अ क्रिएटिव पीपल ऑफ आवर इंडस्ट्री, सो आर्टिस्ट कभी खाली नहीं बैठ सकता। सबने अपने अपने चैनल खोले, यूट्यूब पे व्लॉगिंग स्टार्ट की, और हमारी ऋचा दीक्षित कहाँ से पीछे रह सकती हैं। उन्होंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की, आलू के पराठे बनाए, बहुत कुछ ट्राई किया आपने यूट्यूब के चैनल के जरिए। क्या खास है शूटिंग पे जाके शूट करना और एक खुद से अपने आप को शूट करना, कितना डिफरेंस है इसमें? और डिफरेंस है यार। अभी मैंने कल ही मैंने कुछ बनाया, पर मैं खुद कैसे रिकॉर्ड करूँ?
अभी कोई दोस्त भी नहीं है, कोई है नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी है। जी। जब कोई होता है या कुछ कोई और कर रहा होता तो मैं रिकॉर्ड करके वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन सेल्फ में कैसे बनाऊँ, मैं नहीं बना पाती। और बिल्कुल बिल्कुल। नहीं याद रहता। एंजॉय, आ बहुत एंजॉय किया। जी। ऋचा जी, हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। बिकॉज सीरियस बातें बहुत हो गई, थोड़ा फन एलिमेंट भी डालना जरूरी है। हमारे हेलो आप। जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं। सो ऋचा जी, अगर हम आपसे पूछे कि आपको आपका फेवरेट फूड क्या है, वेज या नॉन वेज? मैं प्योर वेज हूँ। ओके। फेवरेट डिश वुड यू लाइक टू हैव नॉर्मली? अगर हम दो डिशेस आपके सामने रखें तो आप क्या चुनेंगी, लिट्टी चोखा या पिज्जा? लिट्टी चोखा। ओके। कानपुर में होता है लिट्टी चोखा? अब तो नहीं ना? हो गया, अपना मेन्यू में आ गया है रेस्टोरेंट में, तो अब खास हम्म। स्ट्रीट फूड में से नहीं है। ओके। फेवरेट प्लेस फॉर विजिटिंग? ऋचा दीक्षित को घूमने जाना सबसे ज्यादा कहाँ पसंद है, हिल स्टेशन या बीचेस? हिल स्टेशन। ओके। फेवरेट को स्टार, अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके, तो वो कौन होंगे? ऑप्शंस: प्रवेश लाल यादव, प्रवेश लाल यादव, या फिर प्रदीप पांडे चिंटू? प्रवेश लाल यादव। ओके। आ, आपके ऊपर किसकी आवाज सबसे ज्यादा सूट करती है, कल्पना जी या इंदु जी? आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मुझे लगता है इंदू जी। ओके। बिकॉज आपकी आवाज भी थोड़ी सी पतली है। हाँ, क्योंकि मुझे जब हाँ। भी का गाना चलता है तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे इसमें सूट नहीं कर रही, गाना तो बहुत अच्छा है, सूट नहीं कर रहे। मैं कहा, क्या कर सकते हैं। सो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, या फिर हम बोले कि किसको देख के आपने फिल्म इंडस्ट्री में आने का डिसाइड किया, कौन इंस्पिरेशन रही आपकी? श्रीदेवी माधुरी दीक्षित। ओके। हाँ, बहुत ही उम्दा पसंद है आपकी। दोनों मेरे भी बहुत पसंदीदा हैं। सो ऋचा दीक्षित की फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन थे? यार मेरा सच्ची कोई क्रश नहीं था, सच बोल रही हूँ। आज तक आपको किसी भी क्रश नहीं आया? ओ गॉड। पूछते 9th 10th में सब बोलते ना, अरे यार शाहरुख खान, यार ये अक्षय कुमार, जी। मुझे लगता था ये लड़कियां पागल है क्या, फोटो काट काट के रखती है। और शाहरुख खान, आज शाहरुख खान की मूवी आ रही है, यार, मतलब नहीं था। ओके। योर आइडल, आपके जीवन में आपके आदर्श कौन है? भैया। भैया। ओके। फेवरेट फिल्म ऑफ योर्स, अगर आपकी फिल्मों में से हम पूछें तो अभी तक आपको अपनी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है? एक बताना है, दो तीन बताना है? एक। एक। विष्णु सर भी आगे मुझे डांटेंगे। जानू मेरी जान अच्छी है। ओके। सो आ फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है ऋचा दीक्षित का, जहाँ पे दिन का सबसे ज्यादा टाइम? इंस्टाग्राम। ओके। काफी लोगों का कमेंट आ रहा है कि मेरी नचनिया, मेरी नचनिया, नचनिया फिल्में उनकी आपकी फेवरेट है। अच्छा, सब बता रहे हैं, दोस्त लोग बता रहे हैं। जी। अच्छा, बहुत अच्छी फिल्म है बट उसको इतना प्यार नहीं मिला, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छे प्रोजेक्ट्स को प्यार नहीं मिलता, इसीलिए मजबूरन प्रोड्यूसर्स वही घिसे पिटे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि लोगों को वही चाहिए। जब भी कोई नया कुछ ट्राई करता है तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। पर बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म। मेरी भी बहुत फेवरेट फिल्म है वो। सो आपका फेवरेट गैजेट क्या है? कौन? आज की डेट में सबका वही है। सो ऋचा जी, इंडस्ट्री में से आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड मतलब जिससे डेली बेसिस पे बातें होती हों।
सब कुछ शेयर होता हो? ऋतु सिंह। रितु सिंह। ओके। अब वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और दिल की भी बहुत अच्छी हैं। हाल ही में मैंने उनके साथ लाइव सेशन किया था, 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हम दोनों बहुत हंसे थे अपने लाइव सेशन के दौरान। बात करते तो हम दोनों को टाइम ही नहीं पता चलता कहाँ जाता है, वो अपनी बताती, हम अपनी बताते। जी। बिल्कुल। आ सो योर स्टाइल आइकन, किसका स्टाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? भोजपुरी या अपना बॉलीवुड? हिंदी, हिंदी या फिर जहां से भी आपको पसंद हो। आलिया भट्ट। ओके। आ, आने वाली फिल्में और प्रोजेक्ट। मेरे जी। सारे लॉकडाउन की वजह से हैं प्रोजेक्ट बहुत सारे। जी। होने वाला भी था अगस्त में, ये अगस्त चल रहा है ना? ये अगस्त चल रहा है। पीछे था। तो लॉकडाउन की वजह से सारे होटल्स वगैरह सब बंद है, तो हम कहाँ स्टे करेंगे आउटडोर पे। तो इस वजह से बिल्कुल। टिकट आएंगी तो पता चल जाएगी। बिल्कुल। आ ऋचा जी, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं सभी एक्ट्रेसेस से पूछता हूँ, और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। योर ड्रीम बॉय, क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके ड्रीम बॉय में? हा 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 हा। तो बच्चे की जैसे रखे, ओके। पर पैम्परिंग चाहिए, और खाना बनाना आता हो, और प्यार बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्यार, मतलब मैं किसी भी कंडीशन में रहूं, मैं कितना भी गुस्सा करूं, कुछ भी करूं, तुम प्यार करो बस। तो हम तुम्हारा, ओके। तो ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। लॉकडाउन में आपने अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या क्या नए एक्सपेरिमेंट किए, और कौन सी ऐसी चीजें थी जिन जो आपको पहले नहीं आती थी, लेकिन लॉकडाउन में आप उसमें प्रो हो गई हो एकदम? जी। मेरे को समोसे बनाने नहीं आते थे, मैंने लॉकडाउन में समोसे बनाने सीखे। और मैंने कभी खुरमा, खुरमा आप लोग जानते हो? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, खुरमा बनाना नहीं आता था, मैंने खुरमा खुद से बनाया था। और क्या बनाया था, ब्रेड के रसगुल्ले मैंने बनाए थे। और बस यही सारी चीजें मैंने लॉकडाउन में बनाई, और मैंने बहुत जिया है, मतलब जिसको मैं जो मिस कर रही थी मुंबई आने के बाद, तो मैंने 3 महीने घर में खुल के जिया है, एक एक टाइम स्पेंड किया है। ऋचा जी, आपने पूरा लॉकडाउन कानपुर में बिताया या बॉम्बे में बिताया? कानपुर। मैं ओनली दो ही। थैंक गॉड। थैंक गॉड कि आप कानपुर में थी और अपने फैमिली के साथ में थी, वरना जो लोग अकेले फंसे थे उन लोगों का तो मेरे भी बताने न्यूज वाला हाल है। अकेले बर्दाश्त नहीं होता है। सो ऋचा जी, इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता है आपको, स्किन डैमेज हो जाती है। एक्ट्रेसेस के साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सनलाइट में यहाँ वहाँ शूटिंग करनी पड़ती है। ब्रांड्स जो होते हैं आपको कितना अट्रैक्ट करते हैं, या फिर ऋचा दीक्षित कितनी बड़ी ब्रांड पर्सन है? मैं कपड़ों के मामले में तो बहुत ब्रांडेड वाली हूँ, पर जी। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं घर की चीजें मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ। जो भी चीजें होती है मम्मी जो मुझे बता देती है मैं वो करती हूँ। तो मैं कॉस्मेटिक में ब्रांडेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, जो मेरे जी। यूज के सामान है वो मैं मैक के यूज करती हूँ, और बाकी वैसा कुछ नहीं। ओके। सो ऋचा जी, जो सोशल मीडिया आजकल इतना एडवांस हो गया है, सोशल मीडिया की वजह से हम मिनटों में अपनी बात को सीएम तक भी पहुंचा सकते हैं, बिकॉज ऑफ वायरल हो जाती हैं चीजें। बहुत इजी हो गया है सब कुछ। ये सोशल मीडिया आने की वजह से क्या लगता है आपको, कितनी एडवांटेज है तो कितनी डिसएडवांटेज भी है आपके हिसाब से? 50-50 है। मुझे लगता है वो डिसएडवांटेज 60 होगी, क्योंकि जैसे अगर किसी ने क्राइम किया, जी। क्राइम करके वो छुप गया, अब पुलिस जो भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो उसको पता चल रही है, तो वो और सतर्क हो रहा है। तो कहीं कहीं बिल्कुल। गलत भी है और कहीं कहीं से वो चीजें सही भी है कि अगर लेकिन कोई कुछ करता नहीं। अभी रिसेंटली मैंने बहुत रिसेंटली नहीं, काफी टाइम हो गया, एक कोई भोजपुरी की शायद कोई हीरोइन थी या एल्बम उन्होंने किया था, वो कहीं फंसी हुई थी,
शायद उन्होंने किसी दुबई में किसी से शादी कर ली थी और वो हेल्प मांग रही थी, पर कोई उनको हेल्प करने गया ही नहीं, जबकि वो मीडिया में आ रही थी। तो मीडिया में लोग मजे लेने आ जाते हैं कि अरे बिल्कुल। अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं, पर हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आता। बहुत ही 10 में से 5 6 3 लोग होंगे जो हेल्प करने के लिए जाएंगे, और बाकी तो सब मजे करते हैं। कमेंट करना बहुत इजी होता है कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन जब हेल्प करो खुद पे आती तो बात अलग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम गलत चीजों को कितना बढ़ावा देते हैं। हम गलत चीजों को शेयर करते हैं, अच्छी चीजों को अवॉइड कर देते हैं, सब कर देते हैं। तो बिल्कुल। हम ही कर रहे हैं ना। आ ऋचा जी, आज आप भोजपुरी फिल्मों में स्टैब्लिश हो गई हैं, आप एक माना जाना नाम हो गई हैं। आपके बारे में काफी कुछ सर्च हो रहा है इंटरनेट पे। भोजपुरी एक्ट्रेस कहलाने में कितना प्राउड फील होता है आपको आज? मुझे अभी तो प्राउड होता है, क्योंकि जब मैं पहली आई, आपको मैंने पहले ही सबसे पहले क्वेश्चन बोला हम्म। करोगे तो फिर काम नहीं मिलेगा ऐसा वैसा। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा परेशान रहती थी कि करूँ कि नहीं करूँ। घर पे फोन करती थी, भैया क्या करूँ बताओ ये वो। तो सबका कहना ये था कि जो भी प्रोजेक्ट करो अच्छे करो, कि तुम भी बैठ के देख सको। बिल्कुल। हमारे मन में एक सेकंड के लिए भी ये नहीं होना चाहिए कि क्या कर दिया मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस वो चीज मेरे मम्मी पापा और भैया ने मुझे समझा के भेजी थी, और मुझे लगता है मैंने 12 13 फिल्में की हैं। तो सारी मैंने ऐसे फिल्म की है जो मैं सबके साथ बैठ के देख सकती हूँ, और मैं प्राउडली कह सकती बिल्कुल। हूँ हाँ मैंने भोजपुरी की है। ओपनली देखो जाके, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे लोगों को नहीं पता। आज भी लोग मुझे कोई पिक्चर आती तो क्लिप खींच के मुझे भेजते हैं, तो मैं बोलती हूँ पूरी फिल्म देखो, क्योंकि मुझे पता है अच्छी फिल्म है। जी। तो प्राउडली मैं बोलती हूँ। ये तो बात हो गई आपके काम की, लेकिन भोजपुरी फिल्मों की ऐसी क्या खास बात है जो ऋचा शर्मा को सबसे अच्छी लगती है कि चलो एटलीस्ट भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चीज है जो बॉलीवुड में नहीं है? शर्मा नहीं, दीक्षित। ओके। तुम है, शर्मा नहीं। हेलो, हाँ जी। मेरा नाम शर्मा, ऋचा शर्मा नहीं, ऋचा दीक्षित हूँ मैं। ओके। मैंने गलत बोल दिया। आपने शर्मा बोला। ओ सॉरी मुंह से निकल गया। आ, आ, बॉलीवुड भोजपुरी में बहुत अपनापन है। कोई हम्म। प्रोफेशनल है, किसी को दुख है तो ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत अपनापन है, लोग बहुत घुले मिले रहते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग है, अपनापन बहुत है। और ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में नहीं, बॉलीवुड में है लेकिन सब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं, ये फर्क है। बिल्कुल। भोजपुरी फिल्मों की एक बात और जो मुझे बहुत खास लगती है कि जो एक पारिवारिक माहौल है वो बॉलीवुड में अभी मिसिंग है, लेकिन हमारी भोजपुरी में अभी भी जिंदा है वो चीज। जो एक गांव का माहौल होता है, घर परिवार, वो चीज अभी जिंदा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। और बहुत अच्छा लगता है लोगों को। सो ऋचा जी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत लोग चाहते हैं आप उनके सवालों का जवाब दें। थोड़ा आप हमारे फैन से बात कर लीजिए। बताइए क्या सवाल की, जब मुझे तो ज्यादा दिख नहीं रहा, आप मुझे सवाल बताते जाइए। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या कहना है? सुशांत सिंह जी के बारे में मैं क्या कहूँ। उनके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बस उनको न्याय मिले, यही भगवान से दुआ है। हाँ ऋचा जी, ये जो छोटी छोटी बातों, छोटी बात तो खैर नहीं है, लेकिन किसी भी बात पे जो एक मुद्दा उठा लेते हैं या आंदोलन करने लग जाते हैं फेसबुक पे लोग, खुद ही जज होते हैं, खुद ही वकील होते हैं उसके, और खुद ही फैसला सुनाते हैं। ये चीज आपको डिस्टर्ब करती है कि अरे यार, जो पुलिस का काम है वो पुलिस पे छोड़ दो, आप लोग मत करो। मूर्खों के मुंह नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं मूर्खों के मुंह लगती नहीं हूँ। बिल्कुल। लगता है आपके हिसाब से सही है। अगर हम आपसे चुप हो जाते हैं और आपको लगता है मैं जीत गया, तो ठीक है आप जीत जाइए, हम आ गए, पर हमें आपसे बहस। ओके। तो ऐसा है मेरा नेचर। आपका नेचर कैसा है? आपकी एक यूट्यूब वीडियो के जरिए मैंने देखा और मुझे वो वीडियो बहुत अच्छा लगा, जो आपने डाला था कि स्टॉप इट, स्टॉप इट। मैं सभी अपने व्यूअर्स से भी दरख्वास्त करूंगा कि एक बार जाके ऋचा दीक्षित चैनल
वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए उस चैनल की वीडियोस। सो रिचा जी, क्या आप बताना चाहेंगी क्या मोटो रहा आपका अपना यूट्यूब चैनल खोलने का? क्या पब्लिक को मिलेगा आपके चैनल पे देखने को? मैं नहीं चाहती कि मैं कभी इमोशनल वीडियो बनाऊं या मैं अपने दोस्तों को सैड करूं। मैं चाहती हूँ वो हम मेरे से हमेशा खुश रहे। मैं अगर कुछ डालूं, जी स्माइल है बिल्कुल। रहता है। बट कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं अपनी चीजें बोलूं। शायद मेरी बिल्कुल बातों से शायद इतना सा फर्क पड़ेगा, मैं कोशिश तो करूं एटलीस्ट। अगर मैं यही सोच के रह जाऊं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, सुन के जैसे सबकी बातें सुन के हटा देते वैसे मेरी भी सुन के हटा देंगे, तो मैंने तो कोशिश। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने एक दो वीडियो बनाया जो मैं सच में बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग, मैं सच बता रही हूँ, कैसे बताऊँ, मेरे को सच में रोना आता है कि कैसे कोई लात मार सकता है। आपने देखा है वो वीडियो? ना, देखा तो मैंने काफी सारा वीडियो है, लेकिन वो वीडियो भी मैंने देखा है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको शेयर करती हूँ। नहीं, मैंने देखा है। बहू भड़का रही थी और बेटा बाल पकड़ के अपनी माँ को मार रहा था, और वो गेट में करेक्ट। तो और बात करने लायक ही नहीं है। वो बूढ़ी सी आंटी थी और वो गार्ड था, और वो ऐसे लात मारा ना वो गिर गई। मतलब कैसे कर लेते हो तुम लोग? क्या यहाँ पत्थर है, यहाँ पत्थर है, क्या है क्या? मतलब और वो जो स्कूटी में जो पीछे खड़ा है वो, अरे रे रे रे, हाय राम, अरे रे रे, ये कर रहे जाके बचा नहीं रहे। मतलब किस बचा नहीं रहा। मनुष्यता तो सच में खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। मैं तो आते जाते ये भी देखता हूँ सड़क पे कि इंजॉयमेंट के लिए अगर कोई कुत्ता सो रहा है तो पत्थर उठा के बहुत शौक से मारेंगे, और जब वो चिल्लाता हुआ भागेगा तो हंसी। उन्हें बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आता है, किस लिए मजा आता है, मेरे को तो समझ में नहीं आती ये चीज। और वही माँ बाप सुबह करते जब उठाते हैं 7-8 बजे बच्चों को, उठो बच्चा पढ़ लो, तो वही कुत्ते वाली हालत तुम लोगों की होती है। जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों के लिए चाहिए। बेसिकली उन्होंने बचपन से वही देखा है, तो वही वो दुनिया को भी दिखाते हैं। सो रिचा जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। आज आपको अपने पेज पे लाइव बुला के काफी सारे बातें हमें जानने को भी मिली, आपको जानने का मौका भी मिला कि आप किस नेचर की इंसान हैं। और आ, चुलबुली तो आप हैं ही, लेकिन बहुत इमोशनल पर्सन भी हैं, काफी सेंसिटिव पर्सन भी हैं। आ, भोजपुरी फिल्मों में सबसे सेंसिटिव मुद्दा एक जो है वो अश्लीलता है। हर बार अश्लील अश्लील बोल के भोजपुरी को नीचा दिखा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सारी भोजपुरी फिल्में ऐसी नहीं है। जो वल्गैरिटी एल्बम की दुनिया में है, भोजपुरी फिल्मी जगत उससे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। बिकॉज यहाँ सेंसरशिप है, सेंसरशिप अपना काम कर रही है। और अगर आपको फिर भी कोई शिकायत है तो आप सेंसर बोर्ड को दोष दो, भोजपुरी फिल्म मेकर्स को मत दो, या फिर आर्टिस्ट को मत दो। आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सही बात है। मैं आज यही अपने दोस्तों से बात कर रही थी, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पे आए थे, तो हम सब यही बातें कर रहे थे। और कोई भी रिसेंटली किसी ने गाना बनाया रिया चक्रवर्ती पर, आगे माँ बहन की गाली है और फिर उसका नाम है रिया चक्रवर्ती, मतलब फलानी रिया चक्रवर्ती ऐसे करके, वैसे तो निकलेगा ही नहीं मुझसे। तो बड़े इंजॉयमेंट से वो कोई गाना सुन रहा था। मैंने कहा ये बंद करो नाटक। तो मैंने बोला इन लोगों की वजह से ही भोजपुरी बदनाम है। सिर्फ बिल्कुल अगर किसी को बैन करना है, अगर किसी को एक्शन उठाना है, तो इन लोगों के ऊपर उठाए कि ये मुंह उठा के कहीं से भी गाने बना के और अपना रिलीज करते हैं और नाम होता है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खराब है। अरे पूरी दुनिया खराब। अच्छे अच्छे मेकर्स इतनी अच्छी कोशिश करते हैं अच्छी पारिवारिक पिक्चर बनाने की। आप लोग आते हैं हर 1-2 महीने में, 15 दिन में कोई भी गाना घुसा के व्यूज के लिए आपको कुछ भी कर देते हैं। बिल्कुल मतलब क्या आप वही गाने जो बनाते हैं क्या आप अपनी फैमिली के सामने सुन सकते हैं? अगर सुन सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, तो फिर वो, फिर मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा खून खौल जाता है। मैं तो मैं सामने बिठा के दिखवाऊं गाना कि अभी देखो अभी क्या फील हो रहा है ये मुझे बताओ। बिल्कुल। तो आ, इस मुद्दे पे तो बात करेंगे तो बात पूरी रात बीत जाएगी, पर बात खत्म नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही फालतू टॉपिक है। अश्लील अश्लील अश्लील, ये तो एक एजेंडा है।
आप लोगों के पास चूंकि कुछ भी नहीं है, आपके सवालों में क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप एक अश्लीलता घुसा देते हो और एक सवाल बना लेते हो। खामखा आर्टिस्ट का या किसी का भी आप टाइम वेस्ट करते हो और कुछ भी नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप जाके देखो भोजपुरी फिल्म कहाँ है और एल्बम की दुनिया कहाँ है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो हाथ हाथ में एक चैनल है। देख लीजिए, घूंघट में घोटाला के गाने देख लीजिए, जानू मेरी जान के गाना देख लीजिए, नचनिया के गाना देख लीजिए, सुनो ससुर जी के गाने देख लीजिए, कहाँ अश्लीलता है? या क्या कोई बिल्कुल दिक्कत आ गई? हाँ, कुछ कोरियोग्राफ गाने खराब हो जाते हैं, वो ठीक है, कोई कोई गाने में डिमांड होती है, भाई करना पड़ता है। लेकिन जो ये भद्दे गाने होते हैं कि मतलब बच जाते तो उसे भागना पड़ता है, भागो यहाँ से या फिर बंद करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं एल्बम की वजह से ये ये तो एक बहुत ही सोचने वाली बात है, और आई थिंक सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए कि अपने आप चैनल खोलना अलाउड ना हो, कुछ भी रिलीज करना अलाउड ना हो, तभी वहां भी एक सेंसरशिप होनी चाहिए। वरना कुछ नहीं हो सकता इस मुद्दे का। सो ऋचा जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, तो मैं क्या बताऊं, बहुत प्राउड फील हो रहा है आपकी सोच को जान के कि आप कितनी अच्छी व्यक्तित्व की इंसान हैं। आपको कैसा लगा आज हमारे पेज पे लाइव आके मेरे साथ बातचीत करके? मैं काफी दिनों से आप ट्राई कर रहे थे और मैं भी आना चाह रही थी, पर मैं वजह नहीं बता पा रही थी कि मैं क्यों नहीं आंसर कर रही हूँ या मैं क्यों नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन चीजें इतनी ज्यादा पता ही है हो चुकी थी गलत थी, तो फिर मैंने आपको बताया कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं बाहर हूँ, डेट नहीं मिल पा रही है। अभी क्या हो कि मैं आपको बोल दूँ कि परसों परसों चलो मिलते हैं, अभी परसों मेरा शूट आ जाए, कल ही मुझे रात में कॉल टाइम आ जाए, तो फिर आपका भी एक कमिटमेंट गया और इधर भी मैं बिल्कुल। वो हमारे रिलेशन में दिक्कत आ जाती है, जो एक जी। बातचीत हो रही है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रुकी हुई थी, और अभी मैंने ऐसे आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगता है कि मैंने सही सही डिसीजन लिया था कि मैं आती हूँ, आज आपसे बात करती हूँ। अच्छा है बहुत। बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप जिंदगी की उन सभी ऊंचाइयों को देखें जो आपके सपने हो। हमारी तरफ से ये गुड विशेष है आपके लिए। और हमने फील किया कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ। थैंक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, बाय। बाय बाय, गुड नाइट ऋचा जी।